हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के। तो उसी श्रृंखला में 2024 का प्रश्न पत्र लेकर हम चल रहे थे और उसके कुछ प्रश्न हमने हल कर लिए हैं और कुछ और प्रश्नों पर आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके हो चुके हैं, ठीक है ना। तो आपका लास्ट क्वेश्चन हुआ था ये क्वेश्चन, मैंने आपको कारण दीजिए वाला था 15th क्वेश्चन, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ईथर जल में कम विलय किंतु स्थान H2SO4 में अधिक विलय होता है, और ये क्यों होता है ऐसा, तो ये मैंने आपको समझा दिया था, आपने होमवर्क में किया होगा। आज के सेशन में आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए और मुख्य उत्पाद का IUPAC नाम लिखिए। यानी ये रासायनिक अभिक्रिया है, अभिकारक दिए गए हैं, आपको उत्पाद बताने हैं और साथ ही जो उत्पाद बनेगा उसका आपको IUPAC नेम भी लिखना, ठीक है। चलिए तो पहला आपके पास यहाँ पर है C6H5Br, ठीक है। इसको आप ब्रोमो बेंजीन बोल सकते हैं। उसकी रिएक्शन हो रही है मैग्नीशियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में, हीट दी जा रही है, ठीक है। क्या है रिएक्शन? C6H5Br प्लस Mg, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और हीट दी जा रही है, ठीक है। तो क्या बनेगा इसमें बताइए? C6H5MgBr हो जाता है। क्या हो जाता है? C6H5MgBr, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। अगर फिनाइल रिंग पे आपका या बेंजीन रिंग पे Br है, ठीक है। ये बनता है, ठीक है ना। अब दूसरा क्या बोला, इसका नाम भी आपको बताना है। इसका नाम होता है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। पहली ये रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है आपका? नेक्स्ट में आपका ये प्रोपीन है और प्रोपीन के साथ रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, किसकी? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो सकती है, ठीक है ना। क्या है आपके पास? CH3C पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और दो प्रकार के उत्पाद बनते हैं, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है ना। CH3C, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड में से आपका डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन हो गया, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ठीक है। CH2CH2Br, ये बनेगा, है ना। जब भी हाइड्रोजन का आपका बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पे वैलेंसी आएगी एक, और दूसरा इस कार्बन पे भी वैलेंसी आएगी, ठीक है ना। तो एक कार्बन से आप हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, दूसरे कार्बन से आप ब्रोमीन जोड़ देते हैं। अब कौन से कार्बन से आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा और कौन से कार्बन से आपका ब्रोमीन जुड़ेगा? तो एक बार आपने इस कार्बन से हाइड्रोजन को जोड़ दिया, इस केस में CH था ना, तो H2 कर दिया आपने, और इस वाले कार्बन से आपने ब्रोमीन जोड़ दिया। दूसरे केस में आपने क्या किया? CH3CH, यहाँ पर आपने ब्रोमीन जोड़ दिया इस कार्बन से, 2 नंबर का कार्बन है, और यहाँ पर जो प्राइमरी पहला कार्बन था जो, उस पर आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो ये, तो अगर इसका नाम हम बोले तो क्या होगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन, यही नाम होगा ना इसका, और दूसरे का 2 ब्रोमो। चलिए बताइए, एक मेजर प्रोडक्ट होगा और दूसरा आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो कौन सा मेजर है और कौन सा आपका माइनर है? ये आपका है 1 ब्रोमो प्रोपेन और ये आपका है
2 ब्रोमो प्रोपेन। प्रोडक्ट आपका मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। आप होमवर्क में क्या करेंगे, एक तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट ढूंढ के आएंगे, दूसरा मार्कोनिकॉफ रूल को पढ़ के आएंगे। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जब डबल बॉन्डेड कार्बन है तो उनमें से हाइड्रोजन जो है वो किस पर जुड़ने जाएगी, ठीक है। चलिए, मैंने आपको क्या बोला, मार्कोनिकॉफ रूल आपको होमवर्क में दिया है ना पढ़ने को। ठीक है, मार्कोनिकॉफ या मार्कोनिकॉफ भी कहीं कहीं इसको पढ़ा जाता है। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जब आपका किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन से, ठीक है, किससे, एसिमेट्रिक एल्कीन से आपका कोई प्रोटिक एसिड जुड़ेगा, तो जैसे आपके पास यहाँ पर क्या था, कार्बन था, उस पर 3 हाइड्रोजन थे, ठीक है ना, यहाँ पर फिर कार्बन था, उस पर 1 हाइड्रोजन था, ये डबल बॉन्ड था, ये कार्बन, और इस पर फिर 2 हाइड्रोजन थे, ठीक है ना। इस पर कोई प्रोटिक एसिड आपका, ठीक है ना, जैसे HBr, ये जुड़ने आता है, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि यहां से जो ये हेलोजन है, Br है, ये किस पर जाएगा, ये डबल बॉन्डेड जो द्विआबंध से बंधे हुए हैं उन कार्बनों में से ऐसे कार्बन पर जुड़ने जाएगा जिस पर कि आपका एल्काइल ग्रुप अधिक जुड़े हुए, अधिक सब्स्टिट्यूएंट है। तो इन दोनों में से, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, जुड़ेंगे इनमें से ही किसी एक कार्बन पे, तो किस कार्बन पे Br जाएगा आपका, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जहां पर आपका एल्काइल ग्रुप अधिक होंगे जिससे जुड़े हुए। तो देखो, इससे एल्काइल ग्रुप एक ही जुड़ा है, एक ही कार्बन है, और इससे देखेंगे तो इससे 2 जुड़े हुए हैं, तो यानी जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो Br इस पे आना चाहिए, ठीक है। दूसरा, मार्कोनिकॉफ रूल में ही कहा गया है कि जो ये हाइड्रोजन है, ये इन दोनों जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनमें से उस कार्बन पर जुड़ने जाते हैं जिस पर आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अधिक है। तो यानी Br यहां जा रहा है तो हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर मेजर प्रोडक्ट आपका क्या होगा, बताओ, 2 ब्रोमो प्रोपेन होगा या नहीं होगा, बोलो भाई। ठीक है, तो यानी कि ये आपका जो 2 ब्रोमो प्रोपेन था ये क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट हो गया, और ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका CH3CH ठीक है, ये क्या है आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन, उसकी जब एल्कोहलिक KOH के एक्वस KOH के साथ रिएक्शन होगी तब आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा, बस बताओ जल्दी से। चलिए, ये सारे क्वेश्चन एक बार घर में भी आप लोग देख के आएंगे। नाउ 17 क्वेश्चन है, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया उत्पादों के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राइमरी अल्कोहल क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, और टर्शरी अल्कोहल क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को समझ लीजिए पहले, ठीक है ना। अल्कोहल का मतलब OH ग्रुप, अब OH ग्रुप जुड़ रहा होगा किसी कार्बन से, कार्बन की वैलेंसी है 4, ठीक है ना, बाकी 3 जगह से ये किस चीज से जुड़ रहा है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो जब आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऐसे कार्बन से जुड़ता है जो कि आपका क्या हो रहा है, एक ही साइड से किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, इधर कोई और कार्बन होगा, या एक ही साइड से एल्काइल ग्रुप से जुड़ता है, बाकी 2 पर आपका क्या होगा, हाइड्रोजन ग्रुप, बाकी 2 पे आपका हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है ना। तो इसको आपका प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है। क्या समझे, प्राइमरी वो है कि जिस कार्बन से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा है वो कार्बन आगे सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ता है। सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी में OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जो आपका 2 साइड से आपका किससे जुड़ रहा है, एल्काइल ग्रुप से जुड़ रहा है, ठीक है। और टर्शरी में आपका क्या हो जाएगा, टर्शरी में ये जो कार्बन है ये तीनों ही साइड से आपका किससे जुड़ेगा, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप से जुड़े, ओके। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल हो गए। अब क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहे हैं,
क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, जो कि क्या है आपकी डिहाइड्रोजिनेशन आपका रिएक्शन है, उत्पादों के आधार पर आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग होमवर्क में कर लेंगे। ओके, चलिए अब कुछ और रिएक्शन है आपके पास। पहला है, इनके लिए आपको समीकरण लिखनी है, फिनॉल से बेंजीन बनानी है। ख है, गन्ने की शक्कर से इथेनॉल बनाना है आपको, और इथेनॉल से ईथर आपको बनाना है, ठीक है ना। ये 3 रिएक्शन आपकी है। पहली क्या है, बेंजीन फ्रॉम फिनॉल। ये आपका फिनॉल, अब इससे बेंजीन बनाइए। कैसे बनाएंगे, ठीक है। इस अभिक्रिया में फिनॉल ली जाती है और इस फिनॉल को जिंक के ऊपर, फिनॉल की एक्चुअल में वेपर्स ली जाती है, जिनको जिंक डस्ट के ऊपर आपका क्या किया जाता है, डाला जाता है, और इससे ये क्या होता है यहाँ पर आपका बेंजीन में रिड्यूस हो जाता है और साथ में आपका जिंक ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। बस इतनी सी आपकी अभिक्रिया है। ओके, चलिए ये वाली रिएक्शन आप लोग होमवर्क में करेंगे। ग है, एथेनॉल से ईथर कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। क्या, ईथर फ्रॉम इथेनॉल, ठीक है। क्या होता है इथेनॉल, CH3 CH2OH प्लस दो मॉलिक्यूल ले लिए, किसके, इथेनॉल के। चलिए, तो यहाँ पर ईथर बनाना था हमें इथेनॉल से, तो हमने इथेनॉल के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लिए। अब होगा क्या, यहाँ पर H2SO4 की प्रेजेंस में इसे हीट किया जाएगा, ठीक है ना। और H2O का एक मॉलिक्यूल यहाँ से अलग होगा, ये अलग हो गया, ठीक है। अब जो बचा हुआ है वो क्या बनाएगा, आपका ईथर बनाएगा। H2O अलग हो गया, ठीक है। बन क्या रहा है, ये ईथर हो गया आपका, और प्लस वहाँ क्या बन रहा है, H2O, ठीक है। इस प्रकार से ईथर आपका इथेनॉल से प्राप्त हो। कुछ क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके आएंगे, नोट करेंगे ना जल्दी से। चलिए पहले 18th क्वेश्चन देख लीजिए, नैनसर्ट इक्वेशन का है। निम्नलिखित सेल के लिए नैनसर्ट समीकरण लिखिए। 298 केल्विन पर सेल का ईएमएफ आपको दिया गया है, ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है 2.71 वोल्ट, और इक्वेशन आपको यहाँ पर दी गई है। Mg आपका मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन का दान करके Mg2 पॉजिटिव बना रहा है, जिसकी सांद्रता ये है। Cu2 पॉजिटिव जो है, जिसकी सांद्रता यहाँ पर दी गई है, वो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Cu बना रहा है, ठीक है। चलिए, तो आपके पास क्या क्या है क्वेश्चन से, इक्वेशन है आपके पास Mg जो है वो, जो कि सॉलिड स्टेट में है आपका, ठीक है ना। Cu2 पॉजिटिव एक्वस, जिसकी सांद्रता यहाँ पर दी गई है 0.001 m, 0.0001 m, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, Mg+2 बना रहा है एक्वस में, ठीक है। इसकी सांद्रता कितनी है, दशमलव के बाद 20, ठीक है ना, 0.001 m, ठीक है, प्लस Cu बन रहा है सॉलिड स्टेट। क्लियर है, यही है। देखिए, इसकी सांद्रता 0.001 m और Cu2 पॉजिटिव की 0.0001 m, ओके। और क्या दिया गया, टेम्परेचर दिया गया है 298 केल्विन, ई नॉट सेल की वैल्यू है 2.71 वोल्ट, ठीक है ना। क्या कहा गया है, टेम्परेचर जो है आपका वो है 298 केल्विन, और ई नॉट सेल का मान है आपके पास 2.71 V, ओके। अब
ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉनों का दान किया जा रहा है 2 इन एफ आता था ना, एफ की वैल्यू आपने लिख ली है 2 लॉग अभिकारक में किसकी सांद्रता, यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता Cu और उत्पाद की सांद्रता Mg2 पॉजिटिव, तो Mg+2 अपॉन Cu प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों की सांद्रताएं आपके पास हैं। ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 0.001 अपॉन 0.0001। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आएगी। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ई सेल की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है, सेल का ईएमएफ आपको निकालना था, यानी ई सेल की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप होमवर्क में करेंगे। लेट संचायक सेल का आपको नामांकित चित्र सहित वर्णन करना है और उसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए समीकरण भी लिखनी है। ठीक है ना, प्रकाशिक समावयवता को समझाइए और उपसहसंयोजी यौगिक PTNS3 BrCl PY के सभी ज्यामितीय समावयवी लिखे, इनमें से कितने प्रकाशिक समावयवी हैं। ठीक है ना, तो प्रकाशिक समावयवता क्या होती है इसको आप लोग स्वयं करेंगे होमवर्क में। मैं आपको इस मॉलिक्यूल के बारे में बता देती हूँ क्या है। चलिए सबसे पहले समझिए जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कौन से कॉम्प्लेक्सेस, MABCD, यानी कि एक आपके पास सेंट्रल मेटल है उसके साथ 4 और आपके पास लिगेंड है ABCD, तो उनके क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। पहला M आपका सेंटर में आएगा, आपको पता है। ठीक है, ABCD को लगाइए, किस प्रकार से लगाएंगे, पहले में A यहाँ आएगा, BCD, ठीक है, दूसरे में ABCD, इसको आप डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर इसे मान लूँ मैं, तो ये सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब थर्ड में आपका क्या होगा बताओ, B आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, A यहाँ पर M है, B C D, चलिए अब आपके पास क्या है, PTNS3 BrCl PY, ये है ना आपके पास कॉम्प्लेक्स। इसमें देखिए क्या क्या आपके पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आएगा Cl, यहाँ आएगा Br। ठीक है, अब Br ऊपर चले जाएगा, Cl नीचे आ जाएगा दूसरे में। यहाँ Br और यहाँ Cl। ठीक है, PyNS3। ओके, और तीसरे में आपका क्या होगा, PY यहाँ, Br यहाँ और Cl आपका
ठीक है, तो ये 3 पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। चलिए, एंड हाउ मैनी ऑफ देम आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो जो आपके यहाँ पर मोनोडेंटेड हैं और स्क्वायर प्लेनर में है, तो इनमें से कोई भी आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सो दे डोंट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओके। इसमें आपने बेसिकली क्या किया है, एक को आपने स्टेबल रखा है, NH3 को आपने एक जगह पे रखा है और बाकियों को आप रोटेट करते रहे हैं। और ऐसे प्रकार के जो मॉलिक्यूल हैं जिनमें स्क्वायर प्लेनर या फिर आपके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिल रही है, उनमें आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आपका स्ट्रक्चर इनमें से या कोई भी आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में करेंगे। समझाइए FeH2O6 + 3 प्रबल अनुचुंबकीय है जबकि FeCN6 - 3 दुर्बल अनुचुंबकीय, ठीक है। सब कुछ इनके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर होगा और तब आपको समझ आएगा कि किस प्रकार से, क्योंकि आपने पढ़ लिया है तो किस प्रकार से आप अनुचुंबकत्व तो बता रहे हैं उनका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, अब चाय शर्करा प्रोटीन का विकृतीकरण और एंजाइम्स पर आपको टिप्पणी लिखनी है, ठीक है ना। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। रिड्यूसिंग शुगर कौन से हैं, ऐसे शुगर्स हैं जो रिड्यूस कर रहे हैं किसी को, ठीक है ना, तो उनको रिड्यूसिंग शुगर कहा जा रहा है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड इसमें आते हैं। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, तो प्रोटीन की जो पहले का अपना स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में ये कहेंगे तो उसका डीनेचुरेशन हो रहा है। एंजाइम्स क्या हैं आपके, बेसिकली प्रोटीन्स हैं जो कि कहीं पर भी आपको क्या एक्टिव साइट्स प्रोवाइड करा रहे हैं बॉडी में या शरीर में आपका रिएक्शंस करवाने के लिए, ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग होमवर्क में इजीली कर लेंगे। ये समीकरण को लिख लीजिए, इनमें आपको उत्पाद बताने, पहली रिएक्शन है, इसमें 3 आपके बताने प्रोडक्ट, यहाँ पर भी आपको 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स बताने, यहाँ पर 3 प्रोडक्ट और बताने, क्या क्या होगा। हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी का नियम आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा है जब आप किसकी बात कर रहे थे, या सॉल्यूशन चैप्टर में आप इसको पढ़ते हैं कि जब किसी विलेय को विलायक में या किसी द्रव में किसी गैस को घोला जाता है तो वहाँ पर गैस का जो विलय होने का जो द्रव्यमान है, कितनी मात्रा में गैस वहां पर घुलेगी, वो उस दाब पर निर्भर करती है या उसके समानुपाती होगी, ठीक है। समपरासरी विलयनों से क्या अभिप्राय है, तो जिनका परासरण दाब, जिनकी सांद्रताएं समान होंगी तो उनका परासरण दाब भी समान होगा, उन्हीं को आपका समपरासरी विलयन कहा जाएगा। वॉन हॉफ गुणा किया फैक्टर भी आपने उसी में पढ़ा था। क्या होता है जब सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम से क्रिया करता है, ये आपको बताना है। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से की जाती है। टोल्यूइन CH2 की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड से क्रिया करता है। और इसके अथवा में एल्डिहाइड कीटोनियम कार्बोक्सिलिक अम्ल में से प्रत्येक के 2 उपयोग आपको लिखने हैं। 24th क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति करनी है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु दी गई है, इसका वेग स्थिरांक k ज्ञात कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, इसी के अथवा में है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है। अभिकारक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 1/16वां भाग शेष रहने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ और क्वेश्चन इस पेपर के रहते हैं। 26 क्वेश्चन है यहाँ पर, 26 क्वेश्चन, ठीक है। तो आने वाले सेशन में हम इनको आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं उनको आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।